नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी 27 अगस्त 2024 को हुए पेपर शिफ्ट 1 के ऊपर, जिसमें कि हम आंसर के ऊपर बातचीत करेंगे। साथ में जिन भी प्रश्नों पर आपत्ति या क्लेम करने लायक होगा, उनके बारे में भी आप सभी से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो इस प्रश्न पत्र के आंसर की को आप लोग पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो आगामी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिनको कि आप देखकर आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे के प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है कि गुरुपदेश साध्यम येतु शास्त्रम जड धियो प्लेयम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतर। काव्य के संबंध में यह उक्ति किस आचार्य की है? तो इसका जो सही जवाब है आचार्य भामह। कई बार ये नीचे की पंक्ति पूछ ली जाती है, तो दोनों ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा 10 मानी है। आगे और चर्चा करते हैं। बागबां आया गुलिस्ता में कि सैयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में यह कथन भारतेंदु के किस निबंध का है? सही जवाब है बादशाह दर्पण। अगला प्रश्न है क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना के संबंध में कथन है। विकल्पों में से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी और ई। क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजना अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला अखंड है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सी डैक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है? सही जवाब है हेमंत दरबारी। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि चीफ की दावत कहानी के आधार पर शामनाथ के संबंध में सटीक कथन है। हमें इसमें से 3 सटीक कथनों को चुनना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, डी और ई। शामनाथ ने मां को सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनने के लिए कहा। पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे। दुनिया के कहे की चिंता होती थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, डी और ई। अगला प्रश्न है कोसी का घटवार के आधार पर गोसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर जो पांचों ऑप्शन दिए गए हैं, इनके अगर क्रम को हम देखें तो सबसे पहले सी, फिर डी, फिर बी, फिर इसके बाद ई और सबसे अंत में है ए। ठीक, तो इस तरीके के अगर कथन आते हैं और हमें लगाने पड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और ये कठिन क्वेश्चन में रखे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका जो क्रम है 5 घटनाएं दी गई हैं, उसमें पहले नंबर पर सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ, फिर दूसरे पर बंग भंग विभाजन की घोषणा, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर इसके बाद है चौथे नंबर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन और असहयोग आंदोलन सबसे आखिरी में। तो ये सभी आप देख रहे हैं कि लगभग अगर मैं कहूं तो 1905 से लेकर 1920 तक की घटनाएं इसमें दी गई हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, पुराने राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में जो सही जवाब है धीरेन्द्र वर्मा। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चीज कि पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखा गया, ऐसा धीरेन्द्र वर्मा का मानना था, पुराने राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतः इस विषय में माना जाता है। ये थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है और चैलेंजिंग भी लग रहा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है, उस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन है? सही जवाब है टॉलस्टॉय। प्रेमचंद घर में उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यों को सही क्रम में लगाएं।
तो अगर हम प्रेमचंद घर में जीवनी को पढ़ें तो जो यहाँ पर क्रम हो रहा है कि शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस प्रकाशित हुई, इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रेमचंद द्वारा मोटेराम शास्त्री, घटनाओं को ही एक जगह रखा गया। फिर तीसरे नंबर पर लखनऊ के गवर्नर हेली धनपत राय जी को राय साहबी देना चाहते थे। फिर इसके बाद है चौथे नंबर पर शिवरानी देवी पिकेटिंग करते हुए गिरफ्तार हुई। और पांचवें नंबर पर है कि साहित्य सभा की मीटिंग के लिए प्रेमचंद पहली बार दिल्ली जाते हैं। तो ये इसका क्रम है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि किशोरी दास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर अगर अनुक्रम को देखा जाए तो हिंदी की कुछ क्रियाएं, फिर नाम यानी संज्ञाएं, फिर इसके बाद हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार, फिर इसके बाद समास में वर्तनी की स्थिति, और पांचवें नंबर पर है वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन। ये भी कठिन क्वेश्चन में माना जाएगा। शिफ्ट 2 के मुकाबले शिफ्ट 1 थोड़ा सा मुझे कठिन लगा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पर है यद्यपि बाण भट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है। फिर इसके बाद है कि भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर है निपुणिका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। फिर इसके बाद है चौथे नंबर पर निपुणिका ने अपनी स्वामिनी को छिपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। और पांचवें नंबर पर यहाँ है कि विहार से जब मैं बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के उक्त संवाद किसका है, मतलब सही जवाब है प्रियंगु मंजरी। आगे बात करते हैं, मिलान पर आधारित क्वेश्चन है और देखने से लग रहा है कि परीक्षा गुरु के प्रकरणों को रख दिया गया है। यहाँ पर प्रकरण 1, 2, 3, 4 दिया गया और इनके शीर्षक है। तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। प्रकरण ए का जो नाम है वो है सौदागर की दुकान। फिर प्रकरण 2 है अकाल में अधिकाश। फिर प्रकरण 3 है संगति का फल और प्रकरण 4 है मित्र विलाप। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित विचारकों को जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो 5 विचारकों का नाम दिया गया है और उनके क्रम को बताना है। तो सबसे पहले नंबर पर किरकेगार्ड। देख रहे हैं आप कि ये थोड़े से नए विचारक हैं और इसमें यूनिट 4 को शामिल किया गया एक तरीके से देखा जाए तो किरकेगार्ड हो गए। फिर दूसरे नंबर पर कार्ल मार्क्स हो गए। फिर तीसरे नंबर पे है ज्योतिबा फुले, ठीक। इसके बाद चौथे नंबर पे फ्रायड और पांचवें नंबर पे सबसे अंत में है महात्मा गांधी, ठीक। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत से मदद नहीं मिली। तो सही जवाब है प्रेमचंद की डायरी से। प्रेमचंद पत्रों में उनके प्रकाशित संस्मरणों से, सर्विस बुक से तो पता चलता है। प्रेमचंद की डायरी कोई भी फैक्ट्स नहीं रहा है। अगला जो प्रश्न है कि मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। तो जो सही तथ्य हैं 5 ऑप्शन दिए गए उसमें से ए है कि मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को महेश कौल के साथ बात करते हुए आया था। फिर उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया है। और डी है कि इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा था। तो देखने में एक प्रश्न एक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखें, ये रिपीट भी हो सकता है। सही जवाब इसका क्या हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है। सही जवाब है लाल पान की बेगम। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। उपन्यासकार और उपन्यास है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम मिलान उपन्यासों का नाम अगर लिया जाए तो भ्रम भंग, कुब्जा सुंदरी, मृगांतक, अपने लोग, ये कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो कि मैं कहूँ कि उपेक्षित टाइप के हैं, ज्यादा इनको नहीं लोग पढ़ते हैं। फिर भी देखिए प्रश्न में पूछे जाने की वजह से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो गया है। तो हम देखते हैं कि ठाकुर प्रसाद सिंह का जो है कुब्जा सुंदरी है, देवेश ठाकुर भ्रम भंग,
रामदर्श मिश्र का जो है वह है अपने लोग, और गंगा प्रसाद बिमल का जो है वह मृगांतक। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? ये आप देखेंगे कि शिफ्ट 1 में बड़ा शिफ्ट 2 में बड़ा इजी क्वेश्चन के रूप में आया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कथन को आधार बनाया गया है। कविता क्या निबंध से संबंधित सत्य कथन है? तो हम देखें तो सत्य में है ए, बी और ई। मतलब कि इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था, और बाद में कविता क्या है, वैसे छोटा तो नहीं है कविता क्या, लेकिन प्रश्न बताया गया कि छोटा सा लेख लिखा था जो चिंतामणि में जाकर संकलित हो गया। निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा 1929 में इसे अंतिम रूप दिया गया, और कहा गया कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। तो इस तरीके से ए, बी, ई इसका सही जवाब हो रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सूची मिलान पर आधारित ही है। आलोचना ग्रंथ दिए गए हैं, हिंदी साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, आधुनिक कविता का मूल्यांकन, युग और साहित्य। तो हमें मिलान करना है कि शांति प्रिय द्विवेदी की जो रचना है युग और साहित्य, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य, बच्चन सिंह की जो पुस्तक है काफी अच्छी पुस्तक, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद। जब भी रूपवाद आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं तो बच्चन सिंह को पढ़ना पड़ता है। इंद्रनाथ मदान की जो पुस्तक है वो है आधुनिक कविता का मूल्यांकन। तो सही कूट जो बन रहा है ऑप्शन तीसरा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म है। ठीक है, तो 5 युग्म दिए गए हैं, उसमें से जो सही है, सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र, फिर मुझे मेरे मित्रों से बचाइए पदम सिंह शर्मा, इसके बाद है उजड़ा स्वर्ग रघुवीर सिंह। तो ये तीनों ऑप्शन ए, सी, डी क्या है यहाँ पर सही युग्म है। आगे बात करें तो पूछा गया कि दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु है। तो कहानी पर हमने भी चर्चा की है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा 10 वर्ष। लेकिन कुछ बच्चे टेलीग्राम में चर्चा कर रहे थे कि इसमें आंसर में शायद 9 वर्ष दिया हुआ है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। सही जवाब क्या हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुला पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। किस समाज सुधारक का कथन है ये? सही जवाब है महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक से संबंधित है कि इसमें पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। कौन कौन से तथ्य मिलते हैं कि इसका पहला मंचन देशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया, फिर है कि इसका निर्देशन ओम शिवपुरी ने किया, इसके बाद यहाँ पर है कि इसका मंचन फरवरी 1969 ईस्वी में हुआ था। तो जो कूट बन रहा है BCE बन रहा है, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कला के किस क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है? एक तरीके से आप देखें तो मुक्तिबोध एक की जो पुस्तक लगी हुई है एक साहित्यिक की डायरी, वहां से सवाल पूछा गया है। सवाल का सही जवाब है कला के तीसरे क्षण से। कला का तीसरा जो क्षण है काफी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि गैंग्रीन यानी रोज कहानी के संबंध में उचित कथन है। तो इसका जो सही जवाब है कि मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे, मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़कर फेंक दी थी, और मालती के शिशु को चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। तो जो कूट बन रहा है BDE। ठीक है, TT आपने नाम सुना होगा बच्चे का। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि मैला आंचल के अनुसार सत्य कथन है। मैला आंचल 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। इसके बाद है इस उपन्यास में कुल 67 खंड है, और इसके बाद एक दिन इस गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं है, बूढ़े ज्योति का ये कथन है। तो ACE इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है जो कि अंधा युग से रिलेटेड है और इसके शीर्षकों पर चर्चा की गई है। और देखिए इसमें कितनी चतुराई के साथ पहला अंक को हटा दिया गया है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है, पेपर सेट करने वाले को, कि आप जान जाएंगे कि कौरव नगरीय, बाकी तो आप याद ही किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा अंक पशु का उदय, फिर तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा अंक गांधारी का शाप, और पांचवा अंक एक विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ठीक है ना, तो ये वाला जो पैटर्न है मैंने शिफ्ट 2 में भी आप सभी को बताया था कि चल रहा है, और यहाँ पर भी चल रहा है।
सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, दिनकर के गीत नाट्य उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। कौन कौन सी? उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है। इसके बाद है कि उर्वशी अपने नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती है, और उर्वशी में रति चित्रों की पुनरावृत्ति बहुत है। तो इस तरीके से बी डी ई जो ऑप्शन हो रहा है सही है। आगे बात करें तो पूछा गया कि मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लिखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए लग रहा है कि कहानी पढ़ने का ढंग क्या होना, बदलना पड़ेगा, यानी कि तथ्यात्मक रूप से कहानी पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और एक पृष्ठभूमि के तौर पर पढ़ते हैं कि आखिरकार कहानी क्यों लिखी गई है, लेकिन अब सवाल देखिए किस तरीके से बन रहे हैं। तो जो क्रम है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पर चंपानगर, फिर दूसरे पर तेगछिया, फिर तीसरे नंबर पे नननपुर, ठीक है। इसके बाद आ रहा है आपका सीताधार। नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं न कहीं बिहार के आसपास के गांव का नाम दिखाई पड़ रहा है। और आखिर में क्या है? फारबिसगंज। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करें तो राजभाषा से संबंधित सवाल पूछा गया और अनुच्छेद दिए गए हैं कि निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। तो जो इसका सही जवाब यहाँ पर हो रहा है कि अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब बड़ी अगर मैं बोलूँ सौभाग्य की बात है कि जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो 13 सितंबर है और एक दिन के बाद 14 सितंबर है। तो हिंदी को जो भी मनाया जाता है इन्हीं संवैधानिक दर्जाओं के कारण ही मनाया जाता है। तो संघ की राजभाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई, लिपि देवनागरी। ये तो बात बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा गया कि 344 के अनुसार राष्ट्रपति जो है राजभाषा आयोग से रिलेटेड है। मेन आपको यही ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है कि 345 में व्यवस्था की गई कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अपने राज्य में हिंदी को सरकारी प्रयोजन के रूप में स्वीकार कर सकता है। तो बड़ा लचीले तरीके से बातें की गई हैं। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। आगे बात करें तो मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में रखना है। ये कठिन क्वेश्चन के तौर पर मैं इसको मान सकता हूँ, ठीक है। बस अनुमान के साथ से ही इसको सही किया जा सकता है। फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले नंबर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले नंबर पर क्या हो गया? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। दूसरा है कि अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बात कही जा रही है वो, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। और चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। और सबसे आखिर में है कि पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। तो ये देखिए पंक्तियां सामान्य पंक्तियां नहीं बल्कि मैं बोलूं कि सार्थक तरीके की हैं, सुक्ति परक पंक्तियां हैं। और परीक्षाओं में इसी तरीके की पंक्तियां अक्सर पूछी जाती रही हैं। तो मान लीजिए यहाँ तो क्वेश्चन के रूप में आ गए, और हो सकता है कि आगे अगर एग्जाम में आप जाएं तो वन लाइनर भी पूछा जा सकता है कि किस निबंध से कौन पंक्ति ली गई है। अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर आधारित और मजदूरी और प्रेम से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जोन ऑफ आर्क का संबंध किससे है? भेड़ों का चराना। फिर टॉलस्टॉय का संबंध है जूते गांठना। उमर खयाम का संबंध है तंबू सीना। खलीफा उमर का संबंध है रंग महलों में चटाई आदि बुनना। तो फकीरों का नाम दिया गया है और इधर उनका मजदूरी जीवन जो है। तो थोड़ा सा कुछ न कुछ आपको नया पैटर्न यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। पैटर्न तो सुमेलित वाला है, लेकिन अंदर से कैसे टेक्स्ट सवाल पूछे जा रहे हैं वो अब महत्वपूर्ण हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि लोनजाइनस उद्दात के 5 स्रोत मानते हैं, इनका क्रम क्या है? ठीक है। तो महान विचारों की उद्भावना, फिर प्रबल तथा अंतर प्रेरित भाव, फिर इसके बाद अलंकारों या विचार अलंकार और शब्द अलंकार का समुचित प्रयोग, फिर इसके बाद भव्य शब्द योजना, और अंत में है रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। तो पहले हम पढ़ते थे कि लॉन्जाइनस ने जो भी सिद्धांत दिया है, उद्दात का सिद्धांत या उद्दात तत्व, उसके 5 स्रोत हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्रम पूछ दिया गया है थोड़ा सा और अंदर डिटेल के साथ। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यानी कि लाइन बाय लाइन आपको अब टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे अगर यही पैटर्न रहा तो। देखिए मिलान यहाँ पर करना है। प्रयोग की वस्तु, निर्यातक देश, ठीक है।
तो मार्किन की धोती का निर्यातक देश कौन है? अमेरिका। लाख लाट का अंगा कौन है? इंग्लैंड। कंघी का हो गया फ्रांसिस या फ्रांस। चर्बी की बत्ती का हो गया यहाँ पर जर्मनी। और जो पैटर्न मैं आपसे कह रहा था कि देखिए वही अपनाया गया है इस वाला। ठीक है, सही जवाब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कविता है। ठीक है, तो इसमें मुक्तिबोध की कविताओं को अगर हम देखें तो एक तो ब्रह्म राक्षस हो गया, फिर भूरी भूरी खाक धूली और भूल गलती। इसमें से दो तो आपके सिलेबस में ही लगी हुई है, बाकी सभी कविताएं कुछ अज्ञेय की हैं, कुछ दूसरे की है। सही जवाब क्या हो गया? ए बी सी। अगला प्रश्न है जो कि रिपीटेड, अगर मैं कहूं कि शिफ्ट 1 में भी था ये, ठीक है ना। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम का मैं मिला लेता हूं, एक का दो मात्र। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन दूसरा है इसका सही जवाब हो गया, बाकी रिपीटेड आप अच्छे से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं वह यहाँ है, और जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं। सही जवाब है रंगनाथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। यह पंक्तियां किस काव्य संग्रह से? सही जवाब है निशा निमंत्रण। संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? सही जवाब है लालित्य मीमांसा। अगला प्रश्न है कि किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, घूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? सही जवाब है पिता नाम की जो कहानी है उसमें इन स्थानों का उल्लेख हुआ है। अब आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका क्रम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, तो अलर्ट रहिए। अगला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन है। ऑप्शन पहला कि भारत के नालंदा के नाम पर जहां लंका में एक नालंदा, वहां तिब्बत में भी उसे वंचित नहीं। इसके बाद है कि तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जनरल के भाग 21वें में छपी है। इसके बाद है कि भोटिया लोग छुपे चोंगा के दामन से खाने पीने की चीजों के छू जाने से बहुत परहेज करते हैं। उपयुक्त उत्तर क्या हो गया? ए सी ई। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में? तो जवाब है उषा और ईश्वर नामक जो खंड है उसमें इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है अलंकार से रिलेटेड कि जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है अन्वय अलंकार। आगे बात करें तो अगला प्रश्न संस्कृति के 4 अध्याय से रिलेटेड अध्याय और प्रकरणों की बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ये हो गया आर्य द्रविड़ समस्याएं के अंतर्गत। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह जो हो गया बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। हिंदू संस्कृति और इस्लाम, सही जवाब हो गया अमृत और हलाहल का संघर्ष। भारतीय संस्कृति और यूरोप, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है मुस्लिम नवोत्थान। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है थोड़ा सा शिफ्ट 2 के अपेक्षा यहाँ पर कठिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, पंक्तियां दी गई हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। तो कविताओं की जब भी बात की जाती है तो इस चैनल को जरूर आपको याद करना चाहिए, हमने कविताओं पर काफी मेहनत से काम किया था। अब मिला लेते हैं, मिलाने का समय है। अब तक जीवन क्या किया जीवन क्या जिया मुक्तिबोध। विस्तृत नभ का है महादेवी वर्मा, दृढ़ आराधन का निराला हो गया, और अज्ञेय का हो गया श्रेय नहीं कुछ मेरा। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है नाटक और पात्रों का समायोजन करना हमें। तो अगर मिलान करें तो चंद्रगुप्त का संबंध किससे? लीला। लीला एक पात्र जो और एक नाटक से है। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे दूं, आप भले तनाव में होंगे लेकिन एक होमवर्क ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है स्कंदगुप्त का जो संबंध है मालिनी से। अंजो दीदी का जो संबंध यहाँ पर अनिमा, और आषाढ़ का एक दिन प्रियंग मंजरी। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। किस किस आलोचक का कथन है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर 5 सर्ग यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुल 15 है, उसमें से 5 तो आपके इसी प्रश्न में आ गए। तो पहले इसके हिसाब से देखा जाए तो कर्म,
फिर हो गया आपका स्वप्न, फिर संघर्ष, इसके बाद हो गया निर्वेद, ठीक है, और सबसे आखिर में हो गया दर्शन। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो क्रम बन रहा है ऑप्शन दूसरा। और वैसे हमें सर्गों के आधार पर बताना चाहिए, हम कई बार बता भी चुके हैं, आप कामायनी वाला वीडियो जरूर देखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, मानव कब दानव से भी दुर्दान, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक में ये किसका संवाद? सही जवाब हो गया सिंहरण। अच्छा, यहाँ पर देखिए कथन भी पूछा जा सकता था, लेकिन संवाद दिया गया है नाटक की ही शब्दावली में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना गया। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो छोटी कहानियां नाम से उन्होंने एक चैप्टर टाइप का लिखा हुआ है, जिसमें कि शुरुआती कहानियों के बारे में बताया। उसमें 3 कहानियों का जिक्र वो करते हैं इसमें, और संयोग से वही सवाल पूछ लिया गया जो कि भाव प्रधान कहानियां हैं, जिसमें इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, फिर इसके बाद दुलाई वाली बंग महिला, और फिर अपनी ही कहानी के बारे में उन्होंने कह दिया 11 वर्ष का समय। तो जो कूट बन रहा है ACD बन रहा है, ये बड़ा मार्के का आपको ध्यान में रखना, मार्के की बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक होते हुए इस चीज से बिल्कुल बेहिचक रहे कि अपनी कहानी को भी शामिल किए हुए हैं इसमें, ये बड़ी बात है। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। मुर्दहिया से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डांगर, अन्यास, परवाना, विक्टोरिया, इन सब का आशय क्या रहा है? तो डांगर का मतलब क्या हो गया? मरे हुए पशुओं का मांस। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अन्यास का अर्थ हो गया लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि। परवाना का अर्थ क्या हो गया? शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन। और विक्टोरिया का अर्थ यहाँ पर है चांदी का सिक्का। सेम टू सेम वही पैटर्न आप देख रहे हैं। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है जो कि भाषा विज्ञान से रिलेटेड हो गया कि हिंदी व्यंजन और उच्चारण स्थान का हमें मिलान करना है। प फ ब भ का संबंध किससे हो गया? दंत्योष्ठ से। न न ल लह का संबंध किससे हो गया? वर्ड से। क ख ग घ तुरंत आप इसका मिलान कर लेंगे कोमल तालव्य से। और च छ ज झ जो है वो तालव्य से। तो ये भी पैटर्न कुछ वैसे ही आप देख रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। यह आप ही लोग तो हैं जो रेलों के तार घरों को चलाते हैं। कथन किस राष्ट्रीय नेता का? सही जवाब हो गया बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया है? तो बच्चन सिंह के अनुसार, यानी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा नंद दुलारे वाजपेयी। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी में टक्कर हो सकती थी, लेकिन बच्चन सिंह का नाम यहाँ पर देकर चीजों को क्लियर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया किस गांव की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी? सही जवाब है धर्मपुर। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है? पहला है कि देवताओं के राजा का वज्र जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। और एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। ठीक है, तो इसमें जो कूट बन रहा है ABD बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, यही सही उपयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक स्थान है, तो सही जवाब है जंगल का। इस पे हमने विस्तार से नाटकों के बारे में चर्चा की थी अंतिम क्षणों में। तो कोशिश तो ये रहती है कि अंत तक आपका साथ दिया जाए। अब आप सभी के ऊपर रहता है कि आप कितना उसका उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के निम्नलिखित विशेषताएं। इसका स्रोत कृतिवास बांग्ला रामायण है। इसके बाद है कि पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है, और यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती। और हम भी जब अपने जीवन में हताश निराश होते हैं तो एक बार राम की शक्ति पूजा का पाठ जरूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि लगता है कि नहीं, अगर राम जैसे व्यक्ति के जीवन में निराशा, हताशा, अंधकार, प्रकाश इत्यादि आ सकता है, तो हम तो मनुष्य के तौर पर हैं। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा हो गया ADE। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है,
आगरा बाजार नाटक में पात्रों के पहले से बाद के संवादों का सही अनुक्रम है। तरबूज वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, लड्डू वाला, बर्फ वाला। तो पहले नंबर पे है लड्डू वाला, फिर तरबूज वाला, फिर इसके बाद बर्फ वाला है, फिर है आपका ककड़ी वाला और सबसे आखिर में है पान वाला। देखिए ये तो आगरा बाजार का पूछ दिया। ऐसे ही अंधेर नगरी का भी पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये सब कठिन क्वेश्चंस के अंतर्गत आ सकते हैं यदि आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि लौट जाओ इस तुच्छ नगरी, नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सव की आवश्यकता नहीं। और फिर दूसरे नंबर पर है कि अपनी कामना की वस्तु न पाकर या आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर है कि चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। और फिर है चौथे नंबर पर, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। और पांचवें नंबर पर है, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथी होगा। ये ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को यहाँ पर क्रम से, तो एक तरीके से इन पांचों संवादों को जरूर आप आगे के लिए ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं, हा हा होए अनाथ। भारत दुर्दशा नाटक में उक्त गीत किस अंक में है? सही जवाब है दूसरा अंक। अगला प्रश्न है कि शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है? सही जवाब है हरा। आगे बात करें तो राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन है। राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद है कि उन्होंने संवाद कौमुदी और अल अकबर अखबार की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानून के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। जो कूट बन रहा है ADE बन रहा है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, कोई भी हो वह क्या बोले पागल बनकर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं पंक्तियां? सही जवाब है ईड़ा से। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरद चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 5, उसमें है कि विराज बहू, फिर इसके बाद राम की सुमति, और फिर इसके बाद है मझली दीदी। ठीक है ना, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं आगे के लिए भी। सही जवाब हो गया ABD। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? सही जवाब है एक कहानी अभी। अगला प्रश्न है, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है। शिफ्ट 2 में भी कुछ अरस्तु के सिद्धांत से पूछे गए थे, यहाँ पर भी देखिए सवाल पूछ लिया गया, लेकिन सीधा सवाल पूछा गया तो सही अनुक्रम पूछा गया है। कथानक, विचार, चरित्र, गति, गीत और पद योजना। ठीक है, तो इसका जो क्रम है, पहले कथानक है, फिर इसके बाद है चरित्र, फिर है विचार, फिर इसके बाद है आपका पद योजना, फिर सबसे आखिर में गीत है। ठीक, तो इस तरीके से आप याद करके रखिए इसको। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचारक ने व्यक्त किया है? सही जवाब है लियोटार्ड। अगला प्रश्न है कि किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना भी, यह भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा है? सही जवाब है डॉक्टर मुखर्जी। अगला प्रश्न है, जिमिलोण विल्लज्जई पाणिये तिम घरणी लयचित समरस जाई तखण जय पुणु ते समझिंद। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सिद्ध कवि कौन है? सही जवाब है कड़प्पा। अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त कथन है। काव्य प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। इसके बाद है भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है, और भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। तो BCD जो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है उपयुक्त कथन के तौर पर है। अगला प्रश्न है कि दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? सही जवाब है राजा निर्वंशिया। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुधार के लिए 1800 में
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देशी भाषा का ज्ञान कराने के लिए स्थापना हुई थी। और जॉन क्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो एक तरीके से जो कूट बन रहा है ACD जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपए में गिरो रखा था? तो सही जवाब है झिंगुरी सिंह। अगला प्रश्न है कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी नाहित का छार भर मुठी, पद्मावत में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? सही जवाब है हीरामन शुक्ल, जो कि गुरु के तौर पर है। आगे बात करें तो मिलान पर आधारित है। निबंध और निबंधकार, साहित्य की महत्ता, साहित्य के मूल्य, साहित्य देवता, साहित्य कला और प्रेम। ठीक, तो यहाँ पर साहित्य की महत्ता किसका हो गया? साहित्य की महत्ता हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य के मूल्य का सही जवाब हो गया बाबू गुलाब राय। साहित्य देवता कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये माखनलाल चतुर्वेदी। और है यहाँ पर साहित्य कला और प्रेम। देखिए मैं उसी पैटर्न की बात कर रहा हूँ जो इस बार NTA ने अपनाया हुआ है। आगे बात करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब आपने देख लिया होगा। ठीक, एक दूसरा होमवर्क मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि एक रचना है भाग्य देवता। ठीक है, साहित्य देवता, भाग्य देवता, समय देवता भी है। तो इन रचनाओं को भी ध्यान में रखे, में भी कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन है। मनोरमा के कौन कौन से कथन है सिंदूर की होली में? तो ऑप्शन जो दिया गया कि मैं तुम्हें अपना दुल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूंगी, ये मनोरमा का कथन है। फिर इसके बाद है कि कला की भावना किसके भीतर नहीं होती। इसके बाद है पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। बहुत बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। ACD जो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है सुमेलित पर आधारित है। एक तरीके से देखा जाए तो एकदम से गोदान पर आधारित लग रहा है ये। ठीक है, राय साहब का कारकुन, सबसे बड़े महाजन, बीमा कंपनी की दलाली, बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है, ये हमें बताना है। राय साहब का कारकुन कौन है? पंडित नोखेराम। सबसे बड़े महाजन के तौर पर है झिंगुरी सिंह, जिनको कि 80 रुपए में गिरवी भी रखा था, ऊपर प्रश्न था। इसके बाद है बीमा कंपनी की दलाली कौन करता है? वो है श्याम बिहारी तनखा। बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन है? मिस्टर खन्ना। तो देखिए क्या यहाँ पर है, भले कोई बोले कि कठिन कठिन पेपर आया था, लेकिन पैटर्न आप देख रहे हैं कैसा पैटर्न बनाया गया है कि अगर बता दिया जाए कि जाओ इस तरीके से कर लेना तो भी बहुत सारे परीक्षार्थी आराम से कर सकते थे। अगला प्रश्न है कि गोदान में आए प्रसंगों के को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रसंग है। ठीक, तो पहले नंबर पर है भोला का होरी को गाय देना। फिर दूसरे नंबर पर है राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ। फिर तीसरे नंबर पे है दमड़ी बसोड़ का प्रसंग। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर है शिकार का प्रसंग। और पांचवें नंबर पर सुंदरिया गाय की हत्या। तो ये सब प्रसंग है गोदान में। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, पत्र पत्रिकाओं पर आधारित सवाल। सज्जन कीर्ति सुधाकर, मुझे याद आ रहा है कि आपके एग्जाम के कुछ समय पहले ही हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ उस पर चर्चा की थी। और इसी उम्मीद से कि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। जो विद्यार्थी हमारे ऊपर विश्वास किए रहे होंगे या उनको लग रहा होगा कि जो भी कह रहे हैं सर वो इम्पोर्टेंट है, तो निश्चित तौर पर इस तरीके के प्रश्नों को वो ध्यान में रख पाएंगे। सज्जन कीर्ति सुधाकर वंशीधर है इसके। प्रयाग समाचार, ठीक है, इसके हो गए आपका देवकी नंदन त्रिपाठी। शुभ चिंतक हो गया सीताराम। बिहार बंधु केशवराम भट्ट। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। सही जवाब है श्यामा स्वप्न। ठीक है, आपके दिमाग में आ गया और किसका है, मैंने छोटा ही लिखा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है कि पाली के प्रसिद्ध व्याकरण का चयन के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या कितनी थी? सही जवाब है 41। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम है। थोड़ा सा निबंध से भी जो गीत योजना है उसको यहाँ पर टच किया गया है एग्जाम में। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसको तो मैं कठिन क्वेश्चन ही मानूंगा, ठीक है ना।
यहाँ पर हम देखते हैं कि लागत अवध भयावह भारी पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे है मानव काल राति अधियारी, फिर तीसरे नंबर पे है घोर जंतु सम पुर नर नारी, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चौथे नंबर पर है डरपहि एक निहारी, और पांचवें नंबर पे है घर मसान परिजन जनुभूता। तो इन पंक्तियों को आगे के लिए जरूर आप ध्यान में रखिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं। हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से इसकी संपन्नता भी है। हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संतों, निर्गुण सगुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। तो ए बी डी सही जवाब यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न है, कहा गया कि जितना ग्राम जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। उक्त कथन किस लेखक का है? सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र इस बात को कहते हैं कि जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। अगला प्रश्न है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, यह उक्ति किस पात्र से संबंधित? सही जवाब है बालदेव। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो सीधे सीधे प्रश्न थे। अब कुछ प्रश्न पैराग्राफ में हैं, तो मैंने टिक लगाया हुआ है, आप उनको अपने आंसर से चेक कर सकते हैं कि किसका किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमने कोशिश की है कि कम समय में आपको पूरे प्रश्नों के उत्तरों को बता दिया जाए कि आखिरकार क्या सही है और किस पे क्लेम कर सकते हैं। क्लेम मुझे 9 के बराबर इस सेट में दिखाई पड़े हैं। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि ये उत्तर गलत है, वो उत्तर गलत है। शायद वो अपने चैलेंजिंग की पर जाकर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैं तो मजबूर हूँ, क्योंकि मैं तो परीक्षार्थी हूँ नहीं। हमने देखा कि उसमें चैलेंज पे आप क्लिक करेंगे तब आपका आंसर ऐसे खुल रहा है। ठीक है, तो ऐसे खोल के आपको देखना है। बाकी जो जुझारू किस्म के विद्यार्थी होंगे, उन्होंने जरूर क्लेम कर लिया होगा, और जाहिर सी बात है कि जिस पे आपत्ति होगी उस क्वेश्चन को हटाया जाएगा और उसके नंबर जुड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा कर लिए। उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे की तैयारी के लिए आप सब मुझसे जुड़ते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए